Hello everyone, welcome to Theory of Biology, and in today's class we're going to talk about the very important concept of the cell bio, that is the transportation of the solute molecule across the cell membrane. That is, I'm talking about the active transportation and the passive transportation. Because in the previous lecture of the class 11 series we have discussed about the structure of the plasma membrane, the structure of the lipid layer, that is actually the bilipid layer, phospholipid layer, and also in that particular layer the protein molecules, they were also present. So on the basis of that structure we're going to study about the concept that how certain molecules, they are freely allowed to move inside the cell, and some of the biological molecules, they are just blocked or they are inhibited to get inside the cell. So the topic is active transportation and the passive transportation. So what is the meaning of actually the active and the passive? आपने क्लास 11th में इतना डिफरेंस आपको पता होगा कि एक्टिव का मतलब होता है कि एक ऐसा मैकेनिज्म जिस मैकेनिज्म के थ्रू मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाएंगे विद द हेल्प ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, यानी कि वहां पे मेटाबॉलिक एनर्जी यूटिलाइज होगी. बट इन केस ऑफ द पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, जहां पे एटीपी का यूटिलाइजेशन नहीं होता, मॉलिक्यूल फ्रीली डिफ्यूज हो जाएंगे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में, उसको हम पैसिव आपके पास ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म बोलते हैं. बट इन सारी बातों के अलावा भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको जानने की जरूरत है. सो लेट अस डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट. Okay, so you can see this particular layer, it is actually the synthetic lipid bilayer. आप यहाँ पे याद रखें इस पर्टिकुलर डायग्राम में, ये जो मैंने सेंटर में ड्रॉ किया है, दिस इज नॉट द टिपिकल लेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि किसी एनिमल सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर नहीं है, ये सिंथेटिक लेयर है. सिंथेटिक का मतलब है इसको आर्टिफिशियली बनाया गया है, बिकॉज इसमें कोई भी किसी भी तरीके का प्रोटीन नहीं है. यू कैन सी द हेड रीजन एंड द दिस नॉन पोलर टेल. सो पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल से मिलके आपके पास एक सिंथेटिक बाइलिपिड लेयर बनी हुई है. सो जब भी हम बात करते हैं दिस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स की, तो हमारे पास कुछ ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारी प्रोटीन फ्री फॉस्फोलिपिड लेयर को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, बट एक्चुअली में हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करती है कुछ आयंस, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, शुगर मॉलिक्यूल्स को, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं. तो उसी कॉन्सेप्ट को अब हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. ये देखिए, अगर आप बात करते हैं इस मेम्ब्रेन की, तो इस मेम्ब्रेन के क्रॉस कुछ हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंड दे बिकॉज दिस हेड रीजन इज दिस हेड रीजन इट इज हाइड्रोफिलिक. ये जो हेड रीजन है आपको हाइड्रोफिलिक दिख रहा है, बट ये जो टेल रीजन है, ये कैसा है, इसका हाइड्रोफोबिक है. तो कुछ ऐसे हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल जिनका साइज बहुत छोटा होता है, ये बहुत ही इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, एंड दे मूव इनसाइड द सेल. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये मान लीजिए ये आपके पास नॉन सेलर साइट है, यानी कि जहाँ पे आपके पास सेल का एक्स्ट्रा सेलर एनवायरनमेंट है, and this particular side is the cytosolic side. So अगर यहाँ पे कोई हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है आउटसाइड द सेल, जैसे एग्जाम्पल आपके पास आ जाता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, इन मॉलिक्यूल्स का साइज काफी छोटा होता है, दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर. सो ऑब्वियसली दे विल इजीली डिसॉल्व इनटू दिस प्रोटीन फ्री phospholipid layer and they will move inside the cell. I hope this concept is clear to you. The second point is, if we have some small uncharged molecule, मतलब ऐसे molecules जिनके पास कोई चार्ज नहीं है, जो कि न्यूट्रल आपके पास है, तो एग्जाम्पल है जैसे कि H2O, यूरिया एंड ग्लिसरॉल. ये मॉलिक्यूल जो कि पोलर मॉलिक्यूल्स है, इनके पास जो चार्ज है वो नहीं है, साइज में काफी स्मॉल है, तो दे आर ऑल्सो अलाउड टू मूव इनसाइड द सेल. This is a synthetic lipid bilayer. Here I'm giving this reminder कि यहाँ पे ये नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है किसी बायोलॉजिकल सिस्टम की, किसी एनिमल सेल या किसी प्लांट सेल या बैक्टीरिया सेल की. ये एक सिंपल सिंथेटिक लेयर है जिसके क्रॉस हम बता रहे कि हाउ some of the biological molecules, they are allowed freely to move inside the cell, and some of the ions and these particular molecules, they are not allowed to move inside the cell. The third one is the molecules which are large in size, they are uncharged polar molecules. They are actually, example here is glucose and the sucrose. They are also allowed, but as you can see, this particular line is thick here, this arrow is thick here, means the tendency to go inside the cell, it is
द एफिनिटी इज मोर हेयर एंड दीज मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं एरो का जो थिकनेस है वो काफी कम होगी, तो अपने आप में डिपिक्ट कर रहा है कि ज्यादा जो फेवरेबल जो आपके पास टेंडेंसी होगी वो इन मॉलिक्यूल्स की होगी किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की। पर जब हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो हमारे पास पता चलता है कि ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस हमारे कुछ सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन एंड अदर मॉलिक्यूल आयंस, दे कैन नॉट इजीली मूव इनसाइड द सेल। बट आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर सिंपल, जो नॉर्मल हमारी एनिमल सेल और प्लांट सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो इन मॉलिक्यूल्स के एंट्री को इजीली अलाउ करते हैं। बट हाउ? सो दिस कॉन्सेप्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड नाउ, बिकॉज द ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, it is of two type, the passive type and the active type, as you can see. So first of all we'll talk about the passive type of the transportation. Passive type of the transportation of the molecule, it occurs along the concentration gradient. I would like to explain this term in detail. What is the meaning of ki how the molecules they are moving along the concentration gradient. तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा बेसिक सा डायग्राम ड्रॉ करके मैं आपको कंडीशन को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। देखिए, जब भी हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की, तो मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है? सपोज ये कोई एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, दिस इज अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, दिस इज लिपिड बाइलेयर हियर, एंड इस लिपिड बाइलेयर की दोनों साइड में कुछ आयंस, कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ सॉल्यूट्स प्रेजेंट है। मान लीजिए ये साइड ए है और मान लीजिए ये साइड बी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स है वो कॉन्सेंट्रेशन में कम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ज्यादा है मतलब कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है सॉल्यूट्स की, यहाँ पे सॉल्यूट का नंबर कम है इसलिए कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम है। तो होता क्या है पैसिव टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट इस तरीके से होता है, यानी कि जो आपके पास हाई कॉन्सेंट्रेशन है, जहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन अगर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है जो कि अपने आप होगा, और ये कब तक होगा? जब तक कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश ना हो जाए। तो दिस पर्टिकुलर मूवमेंट इज नोन एज अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक्चुअली में इन हाई कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल की अपने आप ऐसी टेंडेंसी हो जाएगी कि इनको एक ऐसे दूसरे साइड में जाना है जहां पे वो अपने एक इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर पाए, और इसी को हम बोलते हैं अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो किसी भी एमसीक्यू क्वेश्चन में अगर अलोंग वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वहां पे एग्जामिनर आपको पैसिव के बारे में पूछ रहा है। क्लियर दिस थिंग? जब मैं आपको एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन एक्सप्लेन करूंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि हाउ वेयर मीन्स इंस्टेड ऑफ दिस अलोंग वर्ड हियर against the concentration gradient this actually transportation occur. So this term is very important, remember this. So along the concentration gradient there is a movement of the solute or the molecules here. The second important point is कि this movement there is no involvement of the energy molecule, यानी कि किसी भी तरीके का ATP molecule यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, किसी भी तरीके की फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन यहाँ पे नहीं हो रही है, इसीलिए ये प्रोसेस जो है ये पैसिव इसको बोला जाता है। पैसिव का मतलब दो पॉइंट आपको अपने माइंड में याद रखने हैं कि अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट हो रहा है, सेकेंड इज देयर इज नो नीड ऑफ और नो एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। आई होप दीज 2 पॉइंट्स आपको यू आर क्लियर विद दीज 2 पॉइंट्स। नाउ व्हेन वी डिस्कस अबाउट द पैसिव टाइप ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, तो सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स दे एक्चुअली कैरी नेट चार्ज। नेट चार्ज का मतलब क्या होता है? नेट चार्ज का मतलब ये होता है कि जिस मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ पॉजिटिव और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं तो उस मॉलिक्यूल के ऊपर नेट चार्ज जो होता है वो 0 होता है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल के पास कैरी कर रहा है वो नेट चार्ज, तो इसका मतलब कि वो कौन सा फोर्स होगा जो कि उसको इन्फ्लुएंस करेगा कि किस डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है या किस डायरेक्शन में उसको जाना है। तो देयर आर 2 टर्म्स आई वुड लाइक टू मेंशन हियर। द फर्स्ट वन is the potential gradient. It is concentration gradient here, concentration gradient and membrane potential. I would like to describe these 2 important terms because without understanding of these 2 terms you will not able to understand the main concept of the simple diffusion and the facilitated diffusion. Clear? तो यहाँ पे मैं आपको 2 टर्म्स एक्सप्लेन करूंगी। आई होप
कि आप बहुत ही ध्यान से इस चीज को सुनिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट का मतलब होता है, ग्रेडियंट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर ऐसा पैटर्न जहां पे मॉलिक्यूल्स कहीं पे ज्यादा है और कहीं पे कम होते चले जा रहे, दैट इज एक्चुअली ग्रेडियंट, राइट। कहीं पे शुगर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, कहीं पे कम है, तो वो एक तरीके का ग्रेडियंट जनरेट हो रहा है यहाँ पे। तो अभी जैसे मैंने आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाया था, उसी तरीके से देखिए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि एक ऐसा सिस्टम या एक ये मेम्ब्रेन है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन ही होगी, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स किस तरीके से एक दूसरे से सेपरेटेड है, राइट, सेपरेटेड है। और जब ये सेपरेशन हो रखा है तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है मॉलिक्यूल्स की या सॉल्यूट्स की वो अलग है और यहाँ पे अलग है, इसी को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो रखा है, इक्विलिब्रियम नहीं हो रहा है, तो इसी को कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड टर्म है हमारे पास मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है? अभी इन दोनों को इरेज कर रही हूं मैं सो दैट आई कैन ड्रॉ अ सेल। देखिए, जब भी आप किसी सेल की बात करते हैं तो उस सेल के आउटर साइड, सॉरी इनसाइड, यानी कि साइटोसोलिक साइड में हमेशा कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज होता है। और इस मेम्ब्रेन के आउटसाइड कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अभी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, जो कि हेल्प करेगा एक्चुअली में इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने में, दैट विल डिस्कस लेटर ऑन। बट अभी मुझे आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाना है, वो क्या है आपके पास, कि किस तरीके से यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अपना रोल प्ले करता है। देखिए, अगर आप इस सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है। ऐसा नहीं है कि साइटोसोल में कुछ पॉजिटिव चार्ज नहीं होंगे, बिल्कुल यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगी, जैसे कि K+ यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो इसका मतलब यहाँ पे सोडियम आयंस जो है ना वो ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो चार्जेस का जो डिफरेंस है, जो इलेक्ट्रिकल डिफरेंस है अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन, इसी को बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोला जाता है इसको? पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है इसके अक्रॉस जो चार्जेस का सेपरेशन हो रखा है, उस चार्ज के सेपरेशन की वजह से यहाँ पे कोई ना कोई आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्लियर दिस थिंग? तो यहाँ पे आपके पास जब हम डिफ्यूजन की बात करते हैं तो डिफ्यूजन में याद रखिएगा कि हम ये बोल रहे हैं कि सिंपली मॉलिक्यूल्स जो है वो लिपिड की लेयर के अंदर डिसॉल्व होकर अपने आप को दूसरे साइड में लेके आ रहे हैं, बट हाउ इट इज पॉसिबल? Who decide the direction of this diffusion? So basically the concentration gradient and this membrane potential, they determine this direction of the transportation of the molecule of any solute. The second important point, because we are talking about the simple diffusion, clear this thing? Simple diffusion में molecules easily diffuse तो हो रहे हैं, but उस easy diffusion को कौन establish कर रहा है, कौन determine कर रहा है? दो पॉइंट, यानी कि आपके पास एक तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल और दूसरा क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये दोनों चीजें डिसाइड कर रही हैं। इसके अलावा हम सेकेंड टाइप ऑफ डिफ्यूजन की बात करते हैं, विच इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक्चुअली में क्या है? ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन में सिमिलैरिटी तो ये है कि दोनों में ही अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट काम हो रहा है, यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ही मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। Here is also there is no need of any kind of ATP, right? But in the facilitated diffusion, यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि रोल प्ले करेंगे मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने में। क्लियर? तो यहाँ पे आपके पास दो टाइप के प्रोटीन्स आने वाले हैं। द फर्स्ट टाइप इज द कैरियर प्रोटीन एंड द सेकेंड टाइप इज चैनल प्रोटीन। अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। देखिए, कैरियर प्रोटीन की बात करते हैं। ये आपके पास कैरियर प्रोटीन है। कैरियर प्रोटीन की अगर मैं एग्जांपल्स आपको दूं तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जिसको हम GLUT, आप ध्यान से अपनी NCERT के बायोमॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर को देखेंगे तो उसमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स एंड उसके फंक्शंस की जो टेबल बनी है उसमें लास्ट वाला जो टॉप पॉइंट जो दिया हुआ है वो ग्लट लिखा हुआ है। दैट मीन्स GLU का मतलब होता है ग्लूकोज और T का मतलब होता है ट्रांसपोर्टर। तो बेसिकली एक प्रोटीन की फैमिली है, जो प्रोटीन की फैमिली बिलोंग करती है कि कैरियर प्रोटीन्स है। कैरियर प्रोटीन एक्चुअली किस तरीके से काम करते हैं? मान लीजिए कि ये आपके पास एक
प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी है, फॉर एग्जांपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी है। तो यहाँ पे कुछ कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट होंगे। मान लीजिए ये आपके पास एक कैरियर प्रोटीन है और इस कैरियर प्रोटीन का नाम है GLUT1, GLUT1 होता है आरबीसी के ऊपर, ठीक है, इरिथ्रोसाइट। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल किस तरीके से अंदर की तरफ एंट्री करेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से ये जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल है ये किस तरीके से काम करते हैं, मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ये है कि व्हेन दीज ग्लूकोज मॉलिक्यूल दे विल बाइंड टू द कैरियर प्रोटीन, दे विल चेंज द कन्फर्मेशन ऑफ दिस कैरियर प्रोटीन, राइट। मींस जैसे ही ग्लूकोज ने बाइंड किया कैरियर प्रोटीन के ऊपर, तो वैसे ही उस पर्टिकुलर कैरियर प्रोटीन के अंदर कुछ कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आ जाते हैं, मतलब उसके स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके से चेंजेस आएंगे कि दैट change will allow this glucose molecule to get inside the cell. This is a simple mechanism. Another example that we have is a chloride this bicarbonate exchanger, जो कि हमने एक last class में भी मैंने आपको बताया था कि how certain proteins they play important role because they are acting as a carrier of the channel protein. तो यहाँ पे मैं आपको example के थ्रू, डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। Suppose this is a RBC cell again. ये आपके पास RBC की सेल है और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल प्लस CO2, राइट, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, विद इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, there is a formation of H2CO3 negative and this one plus H ion. यहाँ पे एक H ion, मैं H ion को थोड़ा सा बाहर लिख देती हूँ या आरबीसी की शेप को थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए, प्लस H ion, because in the RBC cell chloride ions are present, so one chloride ion when it will come out of the cell, when it will come out of the sorry this yes, the chloride ion which is present in this external environment of the RBC, it will go inside the cell and as a result this chloride ion is moving inside the RBC, this bicarbonate ion it is moving आउटसाइड, यानी कि ये सेल के बाहर आ रहा है और क्लोराइड इसके अंदर जा रहा है। तो दिस इज एक्सचेंज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, क्लियर। तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है ये कौन से प्रोटीन की हेल्प से हो रहा है, ये हो रहा है आपके पास कैरियर प्रोटीन की हेल्प से। सो हियर आई हैव एक्सप्लेन टू एग्जांपल्स, द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल्स इन द आरबीसी are like glucose transporter, they are present on the skeletal muscle, they are present on the this intestinal cells, the liver cells and on the surface of the RBC. तो मैंने आपको सिर्फ RBC वाला example explain किया है. The another example is chloride bicarbonate exchanger. Clear this point? And next type of protein that we are gonna talk about is the channel proteins. Channel proteins के through भी facilitated diffusion होगा, but there is a difference. Carrier protein and facilitated diffusion में difference है, वो क्या है? चैनल प्रोटीन्स आर द ओपन पोर्स, यानी कि जैसे अगर आपके पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे ओपन पोर्स होते हैं जो कि अलाउ करते हैं फ्रीली मॉलिक्यूल्स और सॉलिड मॉलिक्यूल्स टू गेट इनसाइड द सेल। बट कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक्चुअली में परमानेंटली, यानी कि कुछ ऐसे चैनल प्रोटीन्स होते हैं जो परमानेंटली ओपन नहीं होते, जो सेल को जब तक किसी तरीके का रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट द वोल्टेज गेटेड आयन चैनल और द लिगेंड गेटेड आयन चैनल। वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स तब ओपन होते हैं जब तक किसी सेल को इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड कोई स्टिमुलस नहीं मिलता, कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिलता, तब जाके वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं। इसी तरीके से अगर हम लिगेंड गेटेड चैनल्स की बात करें तो लिगेंड गेटेड चैनल्स तब काम करते हैं जब उस प्रोटीन, उस पोर के ऊपर कुछ इस तरीके के रिसेप्टर होते हैं। तो जब यहाँ पे कोई लिगेंड मॉलिक्यूल, लिगेंड कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी एंजाइम, कोई हार्मोन हो सकता है, तो जब ये लिगेंड बाइंड करेगा देन ओनली दीज पोर्स दे विल गेट ओपन। क्लियर? सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस। यानी कि अगर हम बात करें कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन्स की, तो कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन्स में से सबसे ज्यादा जो हाईली स्पेसिफिक है वो आपके पास चैनल प्रोटीन्स होने वाले हैं। कैरियर प्रोटीन्स जो होते हैं वो सैचुरेट भी हो जाते हैं, बट चैनल प्रोटीन सैचुरेट नहीं होते हैं। ठीक है, सैचुरेशन का मतलब होता है कि हाउ दे आर ऑक्यूपाइड, हाउ दे आर बिजी विद द मॉलिक्यूल्स टू, बिकॉज दे आर अलाउइंग द ट्रांसफरिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स, सो दे आर एक्चुअली ऑक्यूपाइड
or every time they're occupied with this the carrier protein, the solute molecules are occupied with the carrier protein, but they are unsaturated, मतलब इनका saturation इतनी जल्दी नहीं होगा जितना कि carrier proteins का होता है. I hope this complete passive type of transportation is clear to you. Now let us move on to the active transportation mode, the next mode, which is active type. Okay, so we define the active mode of transportation, that in this type of the transportation there is a use of energy, and this is actually against the concentration gradient. Against the concentration gradient का मतलब ये है कि आप मॉलिक्यूल्स को किस डायरेक्शन में अलाउ करेंगे. जैसे अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे कि व्हेन there is a huge concentration or large concentration of solute here, and on the other side there is the concentration is less. So in the passive type, the molecules, they were moving from high to low. This was the case in case of passive type of transportation, but here the situation is just opposite. The molecules which are present in lesser concentration, they will move against that side, यानी कि high, यानी कि यहाँ पे the molecules are moving from low to high. तो आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप किसी बड़े से माउंटेन के नीचे से आप किसी बहुत बड़े स्टोन को ऊपर की तरफ पुश करते हुए लेके जा रहे हैं. तो इस पुश करने में ऑब्वियसली एनर्जी वुड रिक्वायर्ड, राइट. तो ये एनर्जी जो होगी ये हमें एटीपी से मिलेगी. और अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई एक स्लोप है और उस स्लोप के ऊपर से आपने कोई बॉल को अगर थ्रो किया है तो वो बॉल अपने आप चली जाएगी, यानी कि देयर इज नो नीड ऑफ एनर्जी. सो इन दिस केस द एक्टिव टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, the movement of the solute, it will be against the concentration gradient. Clear? Here along the concentration gradient in case of passive, and in case of active it is against the concentration gradient. So in your MCQ question अगर examiner ने against डाला है तो that means he is talking about the active type. And the second point is yes, metabolic energy is used. ATP, क्योंकि हम कोई चीज against कर रहे हैं तो against करने में energy जरूरत पड़ेगी उसकी. ठीक है. उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. एक होता है आपके पास प्राइमरी एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी. यानी कि आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन दो तरीके से काम करेगा. द फर्स्ट टाइप इज एक्टिव प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, द सेकेंड वन इज अ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन. ओके, सो दिस डायग्राम इज एक्चुअली अबाउट दिस प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन. सो बहुत ही क्विकली हम इस टॉपिक को समझ लेते हैं कि क्या है. एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम एटीपेस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए. देखिए, किसी भी प्लाज्मा, किसी भी सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो हेल्प करती है आयंस के डिफरेंस को मेंटेन करने में. यानी कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सोडियम आयन और पोटेशियम आयन दे शुड प्रेजेंट in the inside or the outside of the cell. So this is very important because that is actually that made the concentration gradient. ये सेल के अक्रॉस एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल को क्रिएट करने में बहुत हेल्प करता है. तो उसी का एक इम्पॉर्टेंट जो ये कैरियर, दिस इज एक्चुअली द कैरियर प्रोटीन. ये जो पर्पल कलर का आप देख रहे हो ये कैरियर प्रोटीन का एग्जाम्पल है. तो हाउ दिस कैरियर प्रोटीन इट इज हेल्पिंग अ नॉर्मल एनिमल सेल टू बैलेंस द आयंस एक्चुअली. ठीक है, तो आप इसको समझिए. ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है. आपने फोस्फोलिपिड बाइलर के मॉडल में अच्छे से डिस्कस किया है कि हाउ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन दे आर एक्चुअली प्रेजेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन. इट इज अ पार्ट, इट इज अ टाइप ऑफ इंट्रिंसिक वन. सो एग्जाम्पल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज द सोडियम पोटेशियम एटीपेस. So this particular sodium potassium ATPase, it is having two unit. This is beta unit. ये आप देख रहे हैं बीटा यूनिट है. बीटा यूनिट का मतलब कुछ नहीं है, ये एक पॉलीपेप्टाइड की बनी हुई चेन है, प्रोटीन की बनी हुई चेन है जो कि अपने आप को फोल्ड करके ये एक सब यूनिट बना रहा है. तो दिस इज बीटा सब यूनिट. हेयर दिस इज अल्फा सब यूनिट. अल्फा यहाँ पे हाइड्रो रखा है थोड़ा सा. दिस वन इज अल्फा सब यूनिट. So this alpha subunit is very important because it is actually playing the main role in the virtually in animal cell. The lower concentration of the sodium and high concentration of the potassium it is present in the cell. So this imbalance it is maintained by or it is established by the sodium potassium ATPase. But how? So this
alpha subunit of the sodium potassium ATPase, it allows like when one molecule of ATP is hydrolyzed, one molecule of ATP is hydrolyzed, मतलब energy is used here, right? So जब ATP molecule की requirement है, ATP use होगा, तो result क्या आएगा? There will be 2 potassium ion. देखिए 2 potassium ion they will move inside the cell, and as a result 3 sodium ion they will move outside of the cell. 2 पोटेशियम आयन सेल के अंदर आ रहे हैं, 3 सोडियम आयन सेल के बाहर जा रहे हैं, सो दैट अभी जो मैंने डायग्राम बनाया था, सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, सेल के बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है. सो दिस पॉजिटिव ग्रेडियंट जो यहाँ पे बना हुआ है, पॉजिटिव चार्ज का जो डिस्पर्जन हो रखा है ऑन द इंटरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज एक्चुअली मेंटेन्ड बाय दिस इंपॉर्टेंट सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप. आप देख सकते हैं कि सोडियम आयन किस तरीके से सेल के बाहर जा रहे हैं. पोटेशियम आयन जो है चीफ कैटायन, इट इज प्रेजेंट इन द साइटोसोलिक साइड, but it doesn't mean कि it will provide the positive charge to the cytosolic content. It will not provide because the concentration of other electronegative molecules or the other electronegative protein, they are much higher in concentration as compared to this potassium ion. So that is why there is a high concentration of electronegativity on the cytosolic side and the high positive concentration on the outer side. I hope this point is clear to you. So this is how important it is because it is actually just like ये सेल की मेम्ब्रेन सेल को मेंटेन करने में ये हेल्प कर रहा है. ठीक है. उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कुछ इनहिबिटर्स हैं दैट वी नीड टू डिस्कस. डिजिटलिस एंड ओआबिन, ये आपके पास कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स हैं. आपकी क्लास 11th में भी ये मेंशन है कार्डिक ग्लाइकोसाइड. ये आपके पास जो कैलोट्रोपिस प्लांट्स होते हैं, कैलोट्रोपिस प्लांट के अंदर ये केमिकल्स होते हैं, तो उन्हीं में से कुछ केमिकल्स है जैसे डिजिटलिस एंड ओआबिन. दे आर कंसीडर्ड एज अ पोटेंट इनहिबिटर ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप. यानी कि ये जो दो केमिकल्स हैं ये क्या करेंगे, ये सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप को क्या कर देते हैं, इनहिबिट करते. कहाँ पे? हार्ट की सेल्स के अंदर, राइट. तो ऐसे पर्सन जिनमें कंजेस्टिव हार्ट कंडीशन क्रिएट हो जाती है, मतलब जिनके चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं, तो उनमें कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट कराने के लिए ये डोजेस दी जाती है, डिजिटलिस एंड ओआबिन की डोजेस दी जाती है. ठीक है. उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, विच इज वेरी वेरी क्विकली आई विल एक्सप्लेन कि हाउ द सेकेंडरी टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन इट वर्क्स. विद द हेल्प ऑफ सिंपल एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट. There is one symporter which is glucose sodium symporter. ओके. सो मान लीजिए कि ये आपके पास कोई भी सेल है, स्केलेटल मसल की कोई भी सेल है. यहाँ पे आपके पास एक सोडियम ग्लूकोज या ग्लूकोज सोडियम, actually it is sodium glucose transporter. I would like to correct it here. Sodium glucose symporter. Okay, ये symporter मतलब how it is the type of secondary active transport. So this secondary active transport, it will allow always the ट्रांसफर ऑफ द वन मॉलिक्यूल विच इज कपल्ड विद द अनदर मॉलिक्यूल. मतलब कहने का मतलब ये है कि एक मॉलिक्यूल जब अपने आप को ट्रांसफर कराएगा तो उसके साथ साथ एक और मॉलिक्यूल भी अपना ट्रांसफर करेगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. इन केस ऑफ दिस प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट देयर इज अ डायरेक्ट रोल ऑफ द एटीपी हाइड्रोलिसिस. क्लियर. यहाँ पे डायरेक्ट रोल नहीं है, यहाँ पे इनडायरेक्ट रोल आने वाला है. सो दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द सेल, इट विल मूव इनसाइड द सेल ओनली अलोंग विद द सोडियम आयन. क्लियर. तो इसको सिम्पोर्टर इसलिए बोलते हैं. एंटीपोर्टर होता है कि जिसमें एक मॉलिक्यूल अगर बाहर जाता है तो इन रिटर्न वन मॉलिक्यूल विल मूव इनसाइड द सेल, दैट इज एंटीपोर्टर. वो हम अलग क्लास में पढ़ेंगे एंटीपोर्टर. बट यहाँ पे सिम्पोर्टर का मतलब होता है, सिम का मतलब होता है both the molecules are moving inside the cell together, and this is actually the second type of transport, second type of active transport. I hope this concept is clear to you all,
And if there is any doubt, you can ask in the comment. If you understood this concept of the active and passive transportation, then share with your friends, and thank you so much for watching this video.